नमस्ते साथियों, मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आरपीएससी एग्ज़ाम्स हिंदी से तैयारी करने वाले छात्रों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी से जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, मेरे चैनल पे मैं उनको हिंदी साहित्य का इतिहास और पाठ्य पुस्तकें ये दोनों ही पढ़ा रही हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम भक्ति काल तक पहुँच चुके हैं और पाठ्य पुस्तकों की श्रृंखला में सबसे पहले कक्षा 12 की अंतरा पुस्तक को यहाँ पर अध्ययन करना शुरू करवाया था, जिसमें पद्य भाग पूरा हो चुका है और हमने गद्य भाग स्टार्ट कर दिया है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे आपको लिखना है, एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, क्या दृष्टिकोण रहता है, किस प्रकार से आते हैं, ये सब मैं आपको साथ के साथ बताते चलती हूँ। और गद्य भाग में हमारा जो 2 पार्ट है वो हो चुके हैं और आज हमारा तीसरा पार्ट है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि रोज़ डेली यहाँ पर पाठ के शॉर्ट नोट्स बनाना सिखाए जाते हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास जो मैं आपको यहाँ पढ़ाती हूँ, जो नोट्स मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, उसी की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं निःशुल्क बिना किसी फ़ीस के वहाँ पर सेंड करती हूँ, जहाँ से आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या फिर आप उसे लिख सकते हैं। तो ये तो रही बहुत ही एक काम की बात कि जो विद्यार्थी नए हैं और पहली बार आए हैं, उनको जानकारी नहीं है, तो ये जानकारी उन्हें देनी थी। दूसरी बात ये कि मैंने आपसे कहा था कि गद्य भाग जब आप पढ़ रहे हैं और अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर जो चैप्टर खुला हुआ है कच्चा चिट्ठा, ये हमारी कक्षा 12 की अंतरा का गद्य भाग का तीसरा पार्ट है। तो पहले आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को देखने से पहले आपको कक्षा 12 अंतरा की बुक में से इस कच्चा चिट्ठा पाठ को पढ़ना होगा पूरा, और बहुत ही ध्यान से एक एक लाइन, एक एक शब्द को गहनता से उसका अध्ययन करना होगा। उसके बाद ये वीडियो आपको देखना होगा, क्योंकि आप वहाँ चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगा। बाकी ये वीडियो आपके काम का नहीं है अगर आपने पाठ नहीं पढ़ा है। तो अगर आप डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, बंद कर दीजिए वीडियो को, किसी काम का नहीं है। क्योंकि जो बच्चे पढ़ के बैठे हैं और कॉपी पेन हाथ में लेके बैठे हैं, उनको पता है कि मैंने पद्य भाग में भी उन्हें इसी तरीके से बताया था, वहाँ मैंने पढ़ने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि उस वक्त मैं 2 जो बुक्स है, अभी भी 2 बुक है आपके सामने, एक तो ये जो दिख रही है ये कक्षा 12 की अंतरा का पेज है ये वाला, और एक ये जो नीचे बुक है ये राष्ट्रीय शिक्षा निदेशालय दिल्ली वाली बुक है। तो पढ़ा उस वक्त भी मैं 2 बुक रही थी और अभी भी 2 किताबें हैं, लेकिन पद्य भाग में ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि पूरी की पूरी डिटेल मैंने पढ़ाई थी। गद्य भाग में ज़रूरत क्यों है? क्योंकि यहाँ केवल पाठ का सार है, उसका निचोड़ है, उसका मूल भाव है, पाठ का शब्दार्थ है, मूल भाव ये सब है, लेकिन पूरा पाठ गद्य भाग का आपको पढ़ना होगा अगर मेरे साथ चलना है, क्योंकि मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। कॉपी पेन लेके बैठने हैं, पाठ को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को वापस खोल के फिर इस वीडियो को देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। और जो बच्चे इस तरीके से पढ़ रहे हैं उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताया है कि मैम बहुत ही मज़ा आ रहा है, पाठ को पढ़ने के बाद जब हम आपका वीडियो देखते हैं तो पाठ और भी ज़्यादा ईजी लगने लगता है, और फिर 2 किताबों का अध्ययन एक साथ कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ हमारी बिल्कुल भी नहीं छूट रही है। ठीक है, तो अब हम पाठ शुरू करेंगे। हमारा तीसरा पाठ है ये कच्चा चिट्ठा। ठीक है ना, बुक है तो बुक भी खोल लीजिए अगर आपके पास अंतरा है, तो नहीं है तो या मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसकी ले रखी है। ठीक है, तो पाठ लिखिए अपनी कॉपी में, पाठ 3 ब्रजमोहन व्यास, और पाठ का नाम लिख लीजिए कच्चा चिट्ठा। ठीक है, अब देखिए पहले हम ये जो है ऊपर आपको ये अंतरा की बुक है, यानी अंतरा बुक का पेज है, पहले मैं इसको पढ़ूंगी। ठीक है ना, फिर उसके बाद हम नीचे वाली इस राष्ट्रीय शिक्षा निदेशालय दिल्ली वाली बुक पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे, अभी नहीं लिखना है, सिर्फ पाठ का नाम और पाठ जो भी राइटर है वो लिख लो,
पहले मैं पढ़ूंगी फिर मैं बोलूंगी, वहाँ लिखना है आपको, ठीक है। ब्रजमोहन व्यास का जन्म इलाहाबाद में 1886 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 1963 में हुई थी, ठीक है। पंडित गंगानाथ झा और पंडित बालकृष्ण भट्ट से इन्होंने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। व्यास जी, ये थोड़ा कट गया है यहाँ पे, यहाँ लिखा है जो मैं बोल रही हूँ। व्यास जी सन 1921 से 1943 तक इलाहाबाद नगर पालिका के कार्यपालक अधिकारी रहे, या कार्यपालक है ये, ठीक है। सन 1944 से 1951 के लीडर समाचार पत्र समूह है, ये इधर आगे समूह है। सन 1944 से 51 के बीच लीडर समाचार पत्र समूह के जनरल मैनेजर रहे। 23 मार्च 1963 को इलाहाबाद में ही इनका देहावसान हुआ। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, यहाँ प्रमुख लिखा है, प्रमुख कृतियां कौन कौन सी? जानकी हरण कुमारदास कृत, इसका अनुवाद किया, यानी ये जो कुमारदास की जानकी हरण थी जिसका अनुवाद किसने किया? ब्रजमोहन व्यास ने। पंडित बालकृष्ण भट्ट जीवनी, महामना, यहाँ पर मना है, महामना, महामना मदन मोहन मालवीय की जीवनी और मेरा कच्चा चिट्ठा, ये स्वयं ब्रजमोहन व्यास की आत्मकथा है। यानी ब्रजमोहन व्यास की आत्मकथा कौन सी है? तो वो कौन सी है? मेरा कच्चा चिट्ठा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या लिखना है वो मैं लिखवा रही हूँ, जो अपनी कॉपी में लिखिए। सबसे पहली लाइन लिखिए आप, ब्रजमोहन व्यास का जन्म इलाहाबाद में सन 1886 में हुआ था। पहली लाइन लिख ली आपने। दूसरी लाइन आप लिखिए कि लीडर समाचार पत्र के जनरल मैनेजर रहे हैं, कौन? ब्रजमोहन व्यास, ठीक है। तीसरी लाइन लिखिए, कुमारदास के जानकी हरण का अनुवाद किया ब्रजमोहन व्यास ने। पंडित बालकृष्ण भट्ट की जीवनी और मदन मोहन मालवीय की जीवनी लिखी। और फिर लिखिए कि मेरा कच्चा चिट्ठा इनकी क्या है? इनकी आत्मकथा है। क्या है? इनकी आत्मकथा है, ठीक है। अब आगे देखिए, कच्चा चिट्ठा के लेखक मैंने बता ही दिया, ब्रजमोहन व्यास। जन्म हुआ 1886 में इलाहाबाद में। गंगानाथ झा और पंडित अब आप सोच रहे होंगे डबल डबल, तो मैंने आपको बताया था ऊपर जो पढ़ा वो अंतरा की बुक है जो हमारे विद्यालय में चलती है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान विद्यालय में। और ये जो है, ये जो बुक चल रही है, ये राष्ट्रीय शिक्षा निदेशालय दिल्ली वाली बुक है, जो कि व्याख्या सहित है, पाठों के सार सहित है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट से, यानी गंगानाथ झा और बालकृष्ण भट्ट से संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। आरंभिक शिक्षा इलाहाबाद में ही प्राप्त की। कार्य या नौकरी क्या करते थे? नगर पालिका के कार्यपालक अधिकारी रहे। समाचार पत्र समूह लीडर के जनरल मैनेजर भी रहे। इलाहाबाद में पुरातत्व संबंधी प्रयाग संग्रहालय का निर्माण किया और अनुवाद कार्य भी किया। अब देखो, मैंने लिखवा ही दिया है कि अनुवाद किसका किया, तो जानकी हरण जो कि कुमारदास की है उसका अनुवाद किया। बालकृष्ण भट्ट और मदन मोहन मालवीय की जीवनी लिखी और मेरा कच्चा चिट्ठा इनकी आत्मकथा है। लिख चुके हैं, नहीं लिखा इस रूप में लिख लीजिए, ठीक है। साहित्यिक विशेषताएं इनकी क्या रही है? ब्रजमोहन व्यास की, इनकी इतिहास और पुरातत्व में गहरी रुचि थी, जिससे संग्रहकारी प्रवृत्ति और खोजशील वृत्ति के कारण वे देश और समाज को इलाहाबाद का विशाल और प्रसिद्ध संग्रहालय भेंट कर पाए। भाषा शैली कैसी है? रोचकता, सहजता, संस्कृत निष्ठता, लोकोक्ति, मुहावरेदार शैली का प्रयोग है। इनकी रचना के माध्यम से इनका ऐतिहासिक और सामाजिक ज्ञान सहज ही प्रकट होता है। मृत्यु कब हुई है? 1963 में। अब आपको प्रश्न बनेगा, जो कि मैंने पिछले पाठों में भी बताया है,
अगला लिख लीजिए कि ब्रजमोहन व्यास का जो चैप्टर है हमारे अंतरा बुक में पाठ, उसका नाम है कच्चा चिट्ठा। उसकी विधा क्या है? आत्मकथात्मक शैली है। ये पॉइंट बहुत वेरी वेरी मोस्ट है। ऐसे ही और यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, देख लीजिएगा। लिख लो आत्मकथात्मक शैली है। और ये जो कच्चा चिट्ठा है इसके लिए भी लिख लीजिए कि यह ब्रजमोहन व्यास का जो कच्चा चिट्ठा इनकी आत्मकथा है उसका एक अंश है, यानी मेरा कच्चा चिट्ठा का एक अंश इन्होंने यहाँ पर लिया है। अब देखिए पाठ की मूल संवेदना क्या है, यानी इस पाठ में बताया क्या गया। लेखक ने पुरातत्व संबंधी संग्रहालय का निर्माण विभिन्न ऐतिहासिक संकलन कम खर्च, ईमानदारी और मेहनत से किया है। अब देखो आगे देखिए, ये कक्षा 12 अंतरा बुक में से लिया है मैंने। ये जो आपको दिख रहा है ये कक्षा 12 अंतरा से लिया है, ठीक है। व्यास जी की सबसे बड़ी देन इलाहाबाद का विशाल और प्रसिद्ध माफ कीजिए। तो अगली लाइन लिखिए, व्यास जी की सबसे बड़ी देन इलाहाबाद का विशाल और प्रसिद्ध संग्रहालय है, ठीक है। इसी में आगे लिखो आप, जिसमें 2000 पाषाण मूर्तियाँ, 5-6 हजार मृण मूर्तियाँ। पाषाण मूर्तियाँ किसे कहते हैं? पत्थर की मूर्ति। मृण मूर्तियाँ किसे कहते हैं? मिट्टी की मूर्ति, ठीक है। कनिष्क के राज्यकाल की प्राचीनतम बौद्ध मूर्ति, खजुराहो की चंदेल प्रतिमाएं, सैकड़ों रंगीन चित्रों का संग्रह आदि शामिल है। ये पूरी लाइन आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेनी है। अब आपको पूछेगा कैसे, देखो ब्रजमोहन व्यास के कच्चा चिट्ठा में कितनी पाषाण मूर्तियाँ मिली है? तो कितनी मिली है? 2000। ब्रजमोहन व्यास द्वारा लिखित कच्चा चिट्ठा में कितनी मृण मूर्तियों का जिक्र किया गया? 5-6 हजार, ठीक है। इस तरीके से आंकड़े पूछे जाते हैं, एग्जामिनर आंकड़े पूछता है इस तरीके से। कितनी बार ये भी पूछ लेता है पाठ में, अगर कहीं समय आ गया 2 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, है ना, तो वो भी पूछ लेगा। पैसे आ गए पाठ में, जैसे इस पाठ में आएंगे 2 रुपये, 25 रुपये, 25 पैसे, 10,000, जो भी, तो वो डिजिट भी आपको याद रखने हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे, इसीलिए मैंने पहले भी कहा, फिर दोबारा कह रही हूँ, गद्य खंड के पाठ को चाहे 2 बार ही पढ़ना पड़े, 3 बार भी पढ़ना पड़े, आलस मत करिएगा। बिल्कुल आप पढ़िएगा बहुत ही चिंतन मनन के साथ। उसके बाद आप अगर मेरा वीडियो देखेंगे और फिर आप लिखेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ इस वीडियो में लिखने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ और भी, मैंने जो पढ़ा डिटेल उसमें से भी मुझे कुछ लिख लेना चाहिए, तो आप बिल्कुल उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, है ना। और पुराना पेपर आपके सामने ज़रूर होना चाहिए जब भी मैं पाठ पढ़ाती हूँ। आपको ये पता चलेगा कि पुराने पेपर में वाकई में प्रश्नों का लेवल क्या रहा, उनका स्तर क्या है, किस तरीके से पूछे जाते हैं। अगर आप प्रश्न पत्र को साथ रखते हैं, अपनी किताब को रखते हैं और उसके बाद लिखते हैं, तो आप मान के चलिएगा कि एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में गलत नहीं करेंगे। क्योंकि पेपर कैसे बनता है, अगर वो पैटर्न हमने पकड़ लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि एग्ज़ाम हॉल में आपको प्रश्न को सही करने से रोक पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी के 14,000 हस्तलिखित ग्रंथों का संकलन उसी संग्रहालय हेतु किया। तो अगली लाइन लिखिए, हिंदी और अरबी फारसी, संस्कृत, हिंदी और अरबी फारसी के कितने हजार हस्तलिखित ग्रंथ थे? 14,000। और कहाँ थे? किस संग्रहालय की बात हो रही है? इलाहाबाद संग्रहालय की।
प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे। पूछ लेगा संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी के 14,000 हस्तलिखित ग्रंथों का संकलन किस संग्रहालय हेतु किया गया? तो आपका उत्तर निकल कर आएगा इलाहाबाद संग्रहालय हेतु किया गया। उल्टा कैसे भी पूछ सकता है, इधर से भी पूछ लेगा, टांग इधर से भी खींच सकता है, टांग इधर से भी खींच सकता है। अब आगे देखो, पंडित नेहरू को मिले मानपत्र, चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल इलाहाबाद संग्रहालय की धरोहर मानी जाती है। पुरातत्व संबंधी संग्रहालय की विभिन्न धरोहर सामग्री का संकलन बगैर विशेष व्यय के कर पाना ब्रजमोहन व्यास का अपना विशिष्ट कौशल है। प्रस्तुत पाठ, ये लाइन लिख लो, कौन सा पाठ? ये जो ब्रजमोहन व्यास का पाठ है, श्रम कौशल और मेधा कार्य का कच्चा चिट्ठा है। ये लिख लीजिए आप, ये इसका मूल मोटो है पाठ का। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये है पाठ का सार। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ था, पर मैंने जो ये अंतरा का बुक लिया, सॉरी ये पेज लिया, तो ये नीचे छुप गया जब मैंने इस पेज को इसमें लिया। यहाँ लिखा हुआ है पाठ का सार, यानी ये जो है ये पाठ का सार है राष्ट्रीय शिक्षा निदेशालय दिल्ली वाली बुक का। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। अब तक जितना मैंने लिखा है आपने लिख लिया, किताब में से चैप्टर आपने पढ़ा है, वहाँ से भी कुछ लगे तो आप लिख सकते हैं, आंकड़े लिख सकते हैं, रुपए पैसे जहाँ लिखा है वो लिख सकते हैं, घड़ी का टाइम कहीं बताया तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न बना के डायरेक्ट लिख लें, प्रश्न उत्तर के तौर पे भी आप लिख सकते हैं, इससे एग्ज़ाम में आपको भी हेल्प मिलेगी। आप डायरेक्ट प्रश्न फिर आप उत्तर उस वे में भी लिख सकते हैं, सीधे प्रश्न उत्तर भी लिख लिया आपने, या फिर वन लाइनर भी लिख लिया। ठीक है, लेखक अपनी संग्रहकारी प्रवृत्ति के कारण कहीं भी जाता था तो खाली हाथ नहीं लौटता था। पसोवा जाने पर भी लेखक को पुरातत्व से संबंधित चीज़ें मिली और उन्होंने उन सब को काफ़ी कम कीमत पर खरीद लिया। इसके लिए उन्हें चाहे कोई चाल चलनी पड़ती तो वे स्वयं को रोक नहीं पाते। कैसे? जैसे चंद्रायण का व्रत करती बिल्ली को यदि चूहा दिख जाए तो उसे अपना धर्म निभाना ही पड़ता है। मतलब क्या है कि भाई पाठ पूजा व्रत नियम सब ले रखे हैं, लेकिन अगर चूहा सामने आ गया तो बिल्ली खुद को नहीं रोक पाएगी, वो खाएगी ही खाएगी। इसी प्रकार पुरातत्व से संबंधित कोई भी चीज़ ब्रजमोहन व्यास को दिख जाती थी तो वो उसे लेने से अपने आप को रोक नहीं सकते थे, चाहे उन्हें चाल ही क्यों न चलनी पड़े। लेखक का ईमानदार व्यक्तित्व। अब आप इसमें ये प्रश्न बनता है कि पुरातत्व से संबंधित चीज़ें लेने के लिए लेखक कहाँ गए थे? पसोवा गए थे। लिख लीजिए आप इसको। अब पसोवा क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी फ़िलहाल इतना ही लिख लीजिए, पसोवा गए थे। आगे बढ़ते हैं। मथुरा के लाल पत्थर की बनी 8 फुट लंबी मूर्ति जिसका सिर नहीं था, लेखक ने खेत में काम कर रही बुढ़िया से 2 रुपए में खरीदी। प्रश्न बनेगा किस तरीके से? देखो, मथुरा के लाल पत्थर की मूर्ति को लेखक ने बुढ़िया से कितने रुपए में खरीदा? 2, 4, 5, 6 ऑप्शन में ऐसे आएगा। तो अगर आपने पाठ पढ़ा है तो 2 रुपए में। अब देखो प्रश्न बदलने का तरीका। ठीक है, मथुरा के लाल पत्थर की मूर्ति जिसे लेखक ने बुढ़िया से 2 रुपए में खरीदा था, वो कितने फुट लंबी थी? 8 फुट लंबी थी। ठीक है, मथुरा के, अब तीसरा टाइप का कैसे बनेगा? मथुरा के लाल पत्थर की बनी 8 फुट लंबी मूर्ति जिसे बुढ़िया से 2 रुपए में खरीदा गया, उसके कौन सा भाग नहीं था? सिर, हाथ, पैर या जो भी और। तो फिर क्या नहीं था? सिर नहीं था। देखो प्रश्न के पूछने के तरीके कितने हो सकते हैं, जबकि लाइन क्या है? वही है। इस तरीके से आपको पाठ को पढ़ते वक्त ही अपने दिमाग में प्रश्नों का खेल चालू कर देना है। जब भी पाठ पढ़ो बस तीर की तरह निशाना साधते हुए और प्रश्नों की श्रृंखला लगाते हुए पाठ पढ़े, आप कभी भी डिफिट नहीं खाएंगे गद्य भाग में। ठीक है, आगे देखो। अब आगे देखो, फ्रांस के एक व्यक्ति द्वारा जब उसका मूल्य 10,000 रुपये आंका गया, तब भी लेखक का ईमान
नहीं डोला। यानी क्या है, बुढ़िया से 2 रुपए में खरीदी। अब फ्रांस का एक व्यक्ति आया। अब अगला प्रश्न कैसे बनेगा कि जो मूर्ति बुढ़िया से 2 रुपए में खरीदी थी, फ्रांस के एक व्यक्ति के द्वारा उसका कितना मूल्य आंका गया? 10,000 रुपये आंका गया। लिख लीजिए, प्रश्न बना के लिखो, उत्तर लिखो, जिस तरीके से आप समझ सकते हो वो तरीका लिख लो। अगर मेरे लिखने का तरीका नहीं समझ आ रहा तो आप अपने तरीके से लिख लीजिए। लेकिन उस वक्त भी लेखक का ईमान नहीं डोला। क्यों नहीं डोला? क्योंकि उन्होंने पुरातत्व संबंधी वस्तुओं का संग्रह संग्रहालय के लिए किया था, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया। ठीक इसी प्रकार शिव की मूर्ति का उठाना, यानी उन्होंने क्या किया था, इस पाठ में एक कहानी के तौर पे एक छोटा सा अंश आया कि शिव की कोई मूर्ति थी, उसको भी उन्होंने उठा लिया था और लेके चले गए थे अपने वहाँ से। लेकिन गांव वालों के रोष प्रकट करने पर चुपचाप वापस कर देना लेखक के ईमानदार व्यक्तित्व को प्रकट करता है, क्योंकि लोग उन्हें ही मानते थे, शिव को राम मानकर पूछते थे। अगर आपने पाठ पढ़ा हो तो उसमें लिखा हुआ आएगा। संग्रहालय का शिलान्यास। विभिन्न शिलालेख, ताम्र मूर्तियाँ, तालपत्र पर हस्तलिखित पुस्तकों के गट्ठर, सिक्के, कई हजार चित्र, मनके, मोहरें एकत्रित करने पर उनको रखने का स्थान छोटा पड़ने लगा। यानी उन्होंने इकट्ठा ही इतना कर लिया दुनिया भर का, क्योंकि काम ही यही था, जहाँ जाते जहाँ से कुछ ना कुछ लेकर आते, तो जगह क्या हो गई, छोटी पड़ गई। अब क्या हुआ, जगह छोटी पड़ गई तो फलस्वरूप म्युनिसिपैलिटी एक्ट के तहत हर्जाना एकत्र कर कंपनी बाग में एक भूखंड भवन के लिए मिल गया था। अब देखो, बम्बई के प्रसिद्ध इंजीनियर मास्टर साठे और भूता, उन दोनों ने मिलकर संग्रहालय के भवन का नक्शा तैयार किया। ये लाइन लिख लीजिए कि जब उनके जगह छोटी पड़ने लगी और म्युनिसिपैलिटी एक्ट के तहत हर्जाना एकत्र करके उन्होंने बाग में एक भूखंड खरीदा, तो जो संग्रहालय अब वो बनाने वाले थे ब्रजमोहन व्यास, उस संग्रहालय के भवन का नक्शा तैयार किसने किया? मास्टर साठे और भूता ने। कहाँ के थे? बम्बई के थे। क्या थे? इंजीनियर थे। ठीक है, अब आगे लिखो। डॉक्टर ताराचंद ने भवन के शिलान्यास का पूरा कार्यक्रम निश्चित किया। और आगे लिखो, जवाहरलाल नेहरू ने संग्रहालय भवन का शिलान्यास किया। देखो कितने सारे प्रश्न हो गए यहाँ से यहाँ तक, कम से कम भी 7 से 8 हो गए। ठीक है, अब देखो, लेखक संग्रहकर्ता आशिक नहीं। लेखक को पुरातत्व संबंधी पुस्तकों को खोजने का शौक है। संग्रहालय के लिए लेखक विभिन्न हथकंडे अपनाकर उन वस्तुओं को औने पौने में खरीदते थे, उसे संग्रहालय में जमा कर निश्चिंत हो जाते थे। किसी आशिक की तरह वे वस्तुएं पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार नहीं होते थे। यानी इतने भी पागल नहीं थे। ठीक है, चाल जरूर चलते थे, ईमानदारी भी रखते थे, चीज़ें जरूर लेते थे, हथकंडे अपना कर ही लेना पड़े ले लेते थे, लेकिन ऐसे भी नहीं थे कि कोई भी कीमत चुकाने को वो तैयार हो जाए, ऐसे भी नहीं थे। अब देखो, इस संग्रहालय में जिसका भी योगदान रहा उनको इन्होंने आभार प्रकट किया। लेखक अपने संग्रहालय निर्माण में विभिन्न लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। किस किस का? डॉक्टर पन्नालाल का, जिन्होंने भूखंड में सहायता की। लिख लेना सिंगल सिंगल लाइन में ये चीज़ें। ताराचंद का, जिन्होंने शिलान्यास का कार्यक्रम निश्चित किया, हम लिख चुके हैं पहले। मास्टर साठे और भूता, जिन्होंने संग्रहालय का नक्शा बनाया, लिख चुके हैं। राय बहादुर कामता प्रसाद कक्कड़, हिज हाइनेस श्री महेंद्र सिंह देव नागोद नरेश और सुयोग्य दीवान लाल बाघवेंद्र सिंह के सहयोग सहानुभूति से संग्रहालय बन सका। ये ऐसे कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब फिर भी इनको लिख लीजिए। एक मेरा दृष्टिकोण ये कहता है, अगर एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि संग्रहालय में बनने पर किस किस का योगदान नहीं था, तो वहाँ ये क्या करेगा, 3 नाम तो इसमें से देगा, चौथा कुछ और ही दे देगा, तो फिर वहाँ हमें नाम निकालने में दिक्कत आएगी। तो बेटर है, थोड़ा ज़्यादा मैटर होगा पर लिख लीजिए।
और इनका स्वामी भक्त अर्दली जगदेव का आभार प्रकट किया। ठीक है, ये पाठ का सार हो गया। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था ये पसोवा गए थे। पसोवा क्या है तो हम यहाँ पढ़ेंगे। पसोवा की प्रसिद्धि का कारण क्या था कि जो लेखक वहाँ गया था। लिखो लाइन, पसोवा कौशाम्बी के पास एक बड़ा जैन तीर्थ है। एग्जाम में प्रश्न आएगा पसोवा क्या है, सीधा सा पूछेगा जैन तीर्थ, बौद्ध तीर्थ, हिंदू तीर्थ, ईसाई तीर्थ। जैन तीर्थ है। ठीक है, प्राचीन समय से ही वहाँ प्रतिवर्ष जैनों का एक मेला लगता है जिसमें दूर दूर से आने वाले हजारों जैन यात्री शामिल होते हैं। इसी स्थान पर एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसकी गुफा में भगवान बुद्ध व्यायाम करते थे। अगली लाइन लिखो कि पसोवा में इस स्थान पर एक छोटी सी पहाड़ी थी, इसकी गुफा में कौन व्यायाम करते थे? भगवान बुद्ध। ऑप्शन देगा बुद्ध, ईसा, कृष्ण, राम। तो कौन व्यायाम करते थे? बुद्ध। सम्राट अशोक ने इसी के पास एक स्तूप बनवाया था जिसमें गौतम बुद्ध के नख, खंड और केश रखे थे। अगला भी है, वैसे मैंने आपको बता दिया कि चंद्रायण व्रत करती हुई बिल्ली के सामने चूहा आ जाए तो बेचारी को कर्तव्य पालन करना पड़ता है। कैसे कि लेखक ने ये वाक्य स्वयं के लिए कहा क्योंकि कौशाम्बी जाते हुए पुरातत्व संबंधी महत्वपूर्ण वस्तुएं लेखक को मिली थी। अब देखिए प्रश्न क्या बनेगा। जैसे कि चंद्रायण व्रत करती हुई बिल्ली के सामने एक चूहा आ जाए तो बेचारी को अपना कर्तव्य पालन करना पड़ता है। यह जो वक्तव्य है या यह जो वाक्य है ये कहाँ, किस पुरातत्व या किससे संबंधित या कहाँ जाते हुए कहा था या किस संदर्भ में कहा था, कहाँ की वस्तुओं के लिए? तो ये कौशाम्बी जाते हुए कहा था। लेकिन कोई व्यक्ति नहीं मिला जिससे पूछ कर वह ले लेते। वे महत्वपूर्ण वस्तुएं लेखक को ललचा रही थी। ये कौशाम्बी लिख लेना आप। ठीक है, क्योंकि संग्रहालय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। लेखक चतुर्मुख शिव की मूर्ति को उठाने का मोह छोड़ नहीं पाया। मैंने ऊपर बताया था कि एक गांव में 4 मुख वाले शिवजी मिले, लेकिन लेखक लेके तो आ गया वहाँ से क्योंकि उनसे छूटी नहीं वो, पर वो गांव वालों ने रोष प्रकट किया तो वापस ईमानदारी से दे भी दी। अब लेखक का मन उस मूर्ति को देखकर ललचा गया। कैसे? ठीक उसी प्रकार जैसे बिल्ली के सामने चूहा है तो वह उसे खा लेती है, भले ही उसने चंद्रायण व्रत रखा हो, जो कि अत्यंत ही कठिन होता है। अब देखिए शब्दार्थ, इसमें मैंने पहले शब्दार्थ इसीलिए नहीं कराए क्योंकि इतने कोई टफ वर्ड नहीं थे। किंवदंती लोगों द्वारा कही गई या फिर सुनी गई। सन्निकट पास, नज़दीक। छूछे यानी बुद्धू बनना या बनाना या खाली हाथ लौटना। अंतर्धान छिप जाना, गायब हो जाना। प्रख्यात बहुत प्रसिद्ध। इत्तला सूचना देना, खबर करना। उत्कीर्ण खुदा हुआ, पत्थर के ऊपर उत्कीर्ण यानी जो लेख होता है उनके लिए। प्रतिवाद विरोध करना या खंडन करना। बंडेर छाजन के बीचों बीच लगाया जाने वाला बल्ला। क्या है ये? छाजन के बीचों बीच लगाया जाने वाला एक बल्ला। ये थोड़ा सा कट गया है, यहाँ लिखा है कि जिस पर, यहाँ क्या है? जिस पर ठाट का बोझ रहता है, ठाट का। ठीक है, बिसात यानी बिछाई जाने वाली चीज। लड़कौंद छोटी आयु का, छोटी आयु का। सहाय सहायता, मदद, मैत्री। न कुकर भूखा न पहरू जागा यानी जरा सा भी खटका नहीं होना, यानी किसी को कुछ पता नहीं चलना। इसका मतलब है किसी को कानों कान खबर नहीं होना। झक मारना बेकार की बात करना। मुँह लगना व्यर्थ समय बर्बाद करना। खून का घूंट पीकर रह जाना, गुस्से को दबा जाना। सुरखाब का पर लगना बहुत ही खास बात होना। मुँह में खून लगना आदत पड़ जाना। खाक छानना भटकना या खोज करना। पानी पानी होना शर्मिंदा होना। छक्के छूटना घबरा जाना। दिल फड़कना जोश उत्पन्न करना। नून मिर्च लगाना भड़काना यानी और ज़्यादा किसी को भड़का देना। पी जाना छिपाना सहन करना।
डेरा डालना, अड्डा जमाना। रुपए में 3 अठन्नी बुनाना, अधिकतम लाभ लेना। रुपए में 3 अठन्नी बुनाना यानी अधिकतम लाभ लेना। तो ये हो गए हमारे शब्दार्थ। ठीक है, ये हमारे शब्दार्थ और ये पाठ होता है। कल हम पढ़ेंगे पाठ 4 संवदिया। कौन सा पाठ पढ़ेंगे हम कल? पाठ 4 संवदिया पाठ पढ़ेंगे। तो कल आप लोग मेरे वीडियो को खोलने से पहले संवदिया पाठ को पूरा बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। एक बार पढ़ना पड़े 2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप मेरा वीडियो खोल कर देखेंगे। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। आज मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स मिले, काफ़ी लंबे, जिन्हें पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई। और उसमें विद्यार्थियों ने ये कहा कि मैम हमें बहुत अच्छा लग रहा है जो भी पढ़ाया जा रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आप लोगों को समय निकाल कर जो पढ़ा रही हूँ तो वह आपको समझ में भी आ रहा है और आपको अच्छा भी लग रहा है और आपके लिए बहुत ही उपयोगी भी सिद्ध होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि जो भी मैं आपको बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, वो मैं खुद अपने ऊपर अप्लाई कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं इतना बता रही हूँ, बाकी शायद मैं नहीं बता पाती। तो देखिए, ये पाठ हमारा पूरा हो गया है। इस पाठ को अच्छे से पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप आगे मेरे वीडियो को खोलकर देखिएगा। पाठ 3 पढ़ा, कल पाठ 4 पढ़ेंगे। धन्यवाद।